नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम मोहित मिश्रा है और मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस निकाले हैं। तो आप यकीन कीजिए कि यूट्यूब के कई चैनल्स के ठीक विपरीत मैं वो बोल रहा हूँ जिसके बारे में या तो मैंने पढ़ा है, या तो मैंने जिया है और जिसका यूज़ करके मैंने सफलता पाई है, या फिर जिन सिद्धांतों के आधार पर मैंने अपनी असफलताओं का एनालिसिस किया है। इसलिए आंखें कान खोल लीजिए, कलम दवात कागज़ अपने पास रख लीजिए और ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। कम से कम एक वीडियो तो पूरा देखिए, आखिर कैरियर आपका है। टिप नंबर 1, एग्जाम के लिए पढ़ो, अपने लिए नहीं। तैयारी करते समय या दुनिया की कोई भी परीक्षा देते समय हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक खास उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। वो है या तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना या उसे क्रैक करना। और हर एग्ज़ाम अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल सर्विस में ही एमपी जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम कंसेप्चुअल या प्रॉब्लम बेस्ड होता है, यूपी का थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है और हरियाणा का एग्ज़ाम दिल्ली एमपी और यूपी का एक मिक्स टाइप का होता है। अगर आप एग्जामिनेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आपसे गलतियां कम होंगी और आप उस चीज़ को पहले पढ़ेंगे जो आपसे आपके काम प्रतियोगी परीक्षा में आएगी। देखिए, किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना या उस पर डॉक्टरेट हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि तैयारी प्रारंभ करने से पहले ही, और ये मेरा सुझाव भी है आपसे, कि आप एक बार परीक्षा के प्रश्न पत्र को, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखें, भले ही आपको कुछ भी समझ में ना आए। और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आप चैप्टर अनुसार पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते जाएं। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी हैं, ना कि उन पर जो आपको अच्छी लगती हैं। इस बारे में मैं अभी आपको और भी बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें कि आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना है और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है कि आप पढ़ाई परीक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। टिप नंबर 2, कम जगहों से पढ़ो और जो भी पढ़ो बार बार पढ़ो। पढ़ने का मटेरियल सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करना वो पहली गलती है जो अधिकांश बच्चे करते हैं। देखिए, किताब खरीदने में और किताबों को इम्बाइब करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोचिंग करने में और कोचिंग के सिद्धांतों को आत्मसात करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो मटेरियल जमा करने में लगे रहते हैं। ये किताब ले लो, वो नोट्स ले लो, ये आर्टिकल पढ़ लो, ये कोचिंग कर लो, ये लेक्चर सुन लो। ये मिस्टेक एक फैटल मिस्टेक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के जैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मिस्टर इंडिया बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खाना खाना होगा, आपको एक्सरसाइज करना सीखना होगा, आपको एक अच्छी जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी जो कि कंप्लीट हो, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको कंपटीशन के बारे में समझना होगा और आपको कंपटीशन में भाग लेना होगा। इन सारे कामों में जो सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है एक्सरसाइज करना। सच में बहुत मुश्किल है दोस्तों। मेरे बढ़ते हुए पेट से पूछिए। पढ़ना, टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, ये सब भी एक्सरसाइज के जैसे होते हैं। पर बच्चे किताब खरीद कर खुश होने लगते हैं। जिम ज्वाइन कर लिया, खुश हो गया, चलो किताब खरीद ही लेते हैं, काम ही आ जाएगी। मत लेना। जिम एक होना चाहिए पर कंप्लीट। वैसे ही आपकी कोचिंग या आपकी बुक एक होनी चाहिए बट कंप्लीट। मेरा ये सुझाव है कि आपके पास आपके क्लास नोट्स, सिर्फ और सिर्फ एक किताब और ढेर सारे टेस्ट पेपर्स, खासतौर पे पिछले वर्षों के टेस्ट पेपर्स के अलावा और कोई भी पढ़ने का मटेरियल नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए गूगल बाबा है ही, वो नोट्स में बनाया ही जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उसके बाद पूरा ध्यान सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उनको ये लगने लगता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आया और वो बार बार नए नए तरीके से उस चीज़ को पढ़ते हैं। देखो मेरे बच्चों, बिना बोले खुद, बिना खुद लिखे, बिना प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए कोई चीज़ समझ में आ ही नहीं सकती। और जितना आया है ना अभी के लिए, अगर एक बार आ गया है तो बहुत है। अब सोचने की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाइए, उसको आंसर को लिखने में लग जाइए, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड टिप, टेस्ट एंड क्वेश्चंस को सिर्फ पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के बाद नहीं, हर चैप्टर के बाद करना चाहिए। स्पेशली उन सवालों को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो किताब में किसी भी चैप्टर की शुरुआत में या अंत में दिए होते हैं। बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें लगता है कि नोट्स सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करने का एक माध्यम है और क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के एक्सटेंट को, कि मुझे कितना आता है, ये जानने का माध्यम है। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों, दिस इज रॉन्ग। टेस्टिंग चीज़ों को याद करने का वन ऑफ द बेस्ट मीडियम होती है, पर इसमें कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, हम में से कुछ बच्चे, खासतौर पे वे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े कच्चे होते हैं, कोचिंग क्लास में या मॉक टेस्ट को इंप्रेशन मारने की जगह समझ लेते हैं। लोगों को दिखाने की जगह कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरे टेस्ट में कितने अच्छे स्कोर आए हैं। ये बच्चे टेस्ट से कतराते हैं और मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे हैं जो मॉक टेस्ट में ही चीटिंग कर लेते हैं। ये एकदम गलत है। देखिए,
सबसे पहली बात तो ये समझिए कि टेस्ट अनइमोशनल निर्लिप्त भाव से देना चाहिए। टेस्ट हर चैप्टर के बाद देना चाहिए और और पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद देना चाहिए, और टेस्ट के बाद फीडबैक लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये समझना चाहिए कि अब मैंने टेस्ट ले लिया है तो अब इसका आंसर ये है, और ये सोचिए कि अगर कोई सवाल गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या मुझको याद नहीं थी कोई चीज़, या मुझे कंसेप्ट को समझने में दिक्कत थी। और इसके बाद जब आप टेस्ट लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को सॉल्व करना जरूरी है, बट निर्लिप्त भाव से, निर्विकार भाव से। उसके साथ भावना नहीं जोड़नी चाहिए, उसके साथ अपने इंप्रेशन, उसके साथ गलत इमोशंस नहीं जोड़ने चाहिए। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, ये हमको बार बार भ्रमित करने की कोशिश करता है। खास तौर पे जब हम किसी बार एक चीज़ को समझ लेते हैं, या जब लेक्चर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई टीचर हमको कोई चीज़ बहुत अच्छे से देता है, तो हमको ये लगने लगता है कि हमको वो चीज़ आ गई है। ये ऐसा नहीं है मित्रों। समझना और समझाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। टेस्ट देना सिंसियरली और बिना देखे देना किसी भी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 30-40-30 का रेशियो सजेस्ट करता हूँ। मान लीजिए आपके पास यदि पढ़ने के 100 घंटे हैं तो उनमें से 30 घंटे आपको नई चीज़ों को सीखने, 40 घंटे उन चीज़ों को केवल रिवाइज करने में, आत्मसात करने में, और 30 घंटे आपको उनके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और उसके फीडबैक के लिए देने चाहिए। और एक बार जब कोचिंग खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली केवल रिवाइज एंड क्वेश्चन ही होता है। देखिए, जब भी कोई आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपकी या तो नॉलेज एंड मेमोरी परखेगा, या तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझेगा, या फिर आपकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को परखेगा। इसलिए हमें प्रश्नों का उत्तर देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि तीनों चीज़ें हमारी स्ट्रांग हो रही हो। मतलब हम हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी राइटिंग स्किल्स मजबूत हो रही हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को अप्लाई कर सकें, एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन पूछना चीज़ों को याद रखने में इतना कारगर होता है कि मेरा तो सुझाव आपको ये होगा कि जहां पर आपके पास में कोई सवाल उपलब्ध नहीं, वहां आप अपनी बुद्धि से सवाल बनाइए और उसका जवाब दीजिए। इसके बाद टिप नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपने आप को प्लीज प्लीज कम मत समझिए। अंडर कॉन्फिडेंस इज डेडली। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। असफल होने की चिंता करने से, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से दिमाग का एक हिस्सा उस नेगेटिविटी में लग जाता है। हमारी जो वर्किंग मेमोरी होती है वो एंग्जाइटी से भर जाती है, जो कि सफल होने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लर्न करने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए हमारा टाइम कम हो जाता है। दूसरी बात, इन नेगेटिविटी वाली बातों पे ध्यान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए मित्रों, कितनी भी बार आप असफल हो जाए, बट असफलता सफलता का पायदान होती है। मैंने इतने लोगों को ऐसा देख लिया है कि मुझे इस बात पर यकीन आ गया है। मेरे साथ के लोगों में सिर्फ वही हारे हैं जिन्होंने रेस छोड़ दी, वरना जो लगे रहे वो आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 3 साल बाद सबके सब अच्छी जगहों पर बैठे हुए। और सिर्फ इसलिए कि 1 साल आपका चयन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि अगले साल भी नहीं होगा। दूसरी बात, मेरी बात समझिए कि इंटेलिजेंस और कैपेसिटी दोनों बढ़ती हैं। किसी का घर, उसकी परवरिश, उसका पैसा, उसकी भाषा, कपड़ों, बोली और उसकी किस्मत से उसकी बुद्धि और सफलता का कोई लेना देना नहीं होता। अब मेरा उदाहरण ले लीजिए। मैं अपनी सफलताओं को तो आपको ऊपर बता चुका हूं, पर मेरी असफलताएं अनगिनत रही हैं। पापा का ट्रांसफर होता था तो मैं तो स्कूल का एंट्रेंस पास नहीं कर पाता था। 12th में 100 में 63% थे। मैं एक ढंग की इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिपरेशन के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाया। बीएससी के बाद में मैं यूनिवर्सिटी की एमएससी में ही का एग्जाम ही नहीं निकाल पाया। एक एक दिन पढ़ के लॉ की परीक्षा किसी तरह से निकाली, और जो उम्र बच्चों के पढ़ने की होती है उसमें मैं पूरी तरह से राजनीति करता रहा। 26 वर्ष की आयु में पहली बार मैं किसी कंपटीशन को मैंने ढंग से देने की सोची, और मैंने दिल्ली जाके राहुल साईएस ज्वाइन की, और आज मैं यहाँ पे हूँ, अच्छी खासी सर्विस कर रहा हूँ। इसीलिए नेगेटिविटी को दिमाग से दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं, कर्म करो और कर्म करने के तरीके पर कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। नकारात्मकता को अपने से दूर फेंक दीजिए, और आपके साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी बुरा नहीं होगा। टिप नंबर 5, रटना मतलब रिपीटिशन और क्रैमिंग करना छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज देखिए, पहले से लेकर 12वीं तक, 1st to 12th के जो भी एग्जाम था उसमें आप हमेशा एक दिन पहले, इनफैक्ट कॉलेज में भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को घोट कर पढ़ते थे, अगले दिन उस पर उलट कर आ जाते थे, और 2 दिन बाद सब भूल जाते थे। और ये हमारे पढ़ने की फेवरेट विधि रही है, मेरी भी रही है। पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये मेथड ना सिर्फ इनएडिक्वेट है बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है। इन परीक्षाओं में कोर्स इतना बड़ा होता है कि आप चाहकर भी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये क्रैमिंग का तरीका, अपने अपने ये मास प्रैक्टिस का तरीका छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने पढ़ने के तरीके बदलने होंगे। पहली बात,
मैंने जो कहा था ना कि कुछ जगहों से पढ़ो और बार बार पढ़ो, उसमें मेरे पढ़ने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ो या दोबारा पढ़ो तो बिना किताब और नोट्स को खोले आंख बंद करके चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। एक तो कोचिंग चैप्टर को तुरंत पढ़ने के बाद रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर अगले दिन रिकॉल करने की कोशिश करो और रिकॉल करने में पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाओ। तभी कॉपी देखो या तभी किताब देखो जब सब कुछ कोशिश कर ली और कुछ याद ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, दो विषयों को एक साथ पढ़ो, इससे आप डिस्क्रिमिनेशन सीखेंगे और आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तीसरा, हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करो और जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लिए तब तक आगे मत जंप करो। और एक मैं काम किया करता था, मैं आपको बताता हूँ कि आप ये इमेजिन करो कि आप क्लास में इस विषय पर लेक्चर दे रहे हो और उसमें उस लैंग्वेज का यूज करो जिस लैंग्वेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। जो भी पढ़ा उसे अगले दिन, तुरंत अगले दिन और 5वें दिन रिवाइज करो। आमतौर पर अगर संभव हो सके तो हफ्ते के अंत में इसी तरीके से पूरा जो हफ्ते भर पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो, 25 मिनट 5 मिनट। अगर पढ़ाई की आदत नहीं रही है और जो भी मैं कह रहा हूं, जितनी भी मैंने बातें बताई उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटो। जैसे मैं 5 पेज पढ़ लूंगा, मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा तभी मैं उठूंगा। अगर लॉ के स्टूडेंट हो या ऐसे एग्जामिनेशन में आपकी तैयारी कर रहे हो जिसमें ट्रांसलेशन भी आता है तो कुछ चीज़ों को दोनों भाषाओं में पढ़ो। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बेरंग दोनों भाषाओं में पढ़ना, डिग्लॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सुझाव पढ़ाई को स्लो तो कर देंगे बट आपकी रिटेंशन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को बढ़ा देंगे। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो जरूर करो। एक और इंपॉर्टेंट बात, सारे नोट्स एक जगह रखो ताकि रिवीजन में फायदा हो। मेरा नोट टेकिंग का वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखो। छठी टिप, लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। अगर आपका प्री बार बार निकल रहा है और आप मेंस में रह जा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी रिकॉग्निशन मेमोरी बहुत अच्छी है जो ऑब्जेक्टिव में काम आती है, बट आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या रिट्रीवल मेमोरी, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की जो स्किल्स है उसमें इशू है। या फिर जैसा कि आमतौर पे होता है, जो मैंने अधिकतर अपने दोस्तों के साथ, अपने छात्रों के साथ देखा है, आपकी लैंग्वेज में समस्या है। इन चीज़ों के लिए लिख लिख कर उत्तर देने की प्रैक्टिस, खासतौर पर रिविजन से पहले, और व्याकरण, ग्रामर, वोकेबुलरी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। चलो 3 किताबों का जल्दी जल्दी नाम लिखो। इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी, वर्ड पावर मेड इजी एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल बाय विलियम स्ट्रंग। और सब छोड़िए और इस चीज में लग जाइए। अगर आप प्रतिदिन इनमें से एक किताब का एक चैप्टर भी करते हैं तो आपके लिए बहुत होगा। साल भर में आप तीनों किताबें खत्म कर देंगे और मेरी बात पर विश्वास मानिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आपको अपनी भाषा में बहुत बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और भगवान का आशीर्वाद रहा तो भाषा अच्छी होने के साथ साथ एग्जाम भी निकल जाएगा। टिप नंबर 7, शायद, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो। देखो, इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज एंड वाइस वर्सा। जिस चीज में आपकी रुचि होती है उसमें आपको मजा भी आने लगता है। क्योंकि तैयारी का अंतराल इतना लंबा होता है, इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को रुचिकर बनाओ, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। वैसे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि तैयारी के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, और सच में बिना कोचिंग के भी लोगों का एग्जाम तो निकलता ही है। परंतु फिर भी कोचिंग इत्यादि में जाने से, क्लास में बैठने से, अपने साथियों के साथ कोचिंग बात करने से ना, उसकी चर्चा इत्यादि करने से क्या होता है, एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी रुचि बनी रहती है विषय से। अगर आपको इसके बावजूद भी पढ़ाई में आनंद नहीं आ रहा तो आप चिंता मत करो, क्योंकि जल्द ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे किसी विषय में आपका ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको उसमें रुचि भी आने लगती है और उसे पढ़ने में आनंद भी आने लगता है। पर तब तक के लिए अपनी तैयारी में थोड़ा सा वेरिएशन लाकर देखिए। जैसे कभी प्रश्नों का उत्तर लिख कर दीजिए, कभी प्रश्नों को बोल कर दीजिए, कभी बोलकर चीज़ों को खुद ब खुद दोहराइए, कभी इमेजिन कीजिए आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, कभी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कीजिए, कभी सब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, कभी प्रॉब्लम को दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कभी कॉपी और कलम को बदल कर करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में कुछ भी न समझ में आए तो किसी टॉपिक को पकड़िए, अपने किसी दोस्त को पकड़िए और उस पर बात करने लगिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि दूसरे बच्चे तैयारी में लगातार लगे हुए हैं और अगर आप अपना समय व्यर्थ करेंगे तो दूसरे व्यक्ति उसका फायदा उठाकर आपसे आगे निकल जाएंगे। अब पढ़ने के लिए या पढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन कहां से लाएं, ये हमारा अगला टिप है। स्टे मोटिवेटेड। देखिए, जो मोटिवेशन होता है वो बेसिकली 6 टाइप का होता है, या तो प्लेजर या पेन या होप या फियर या सोशल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। आपको ये सोचना होगा कि आपका मोटिवेशन क्या है। मतलब ये कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये एग्जाम आप क्यों दे रहे हैं, एग्जाम आप क्यों दे रहे हैं। बेहतर होगा कि जितने भी प्रकार की मोटिवेशन हो उतने कारण हो। एक समस्या लंबी तैयारी के दौरान ये होती है कि लोग अपना मोटिवेशन भूल जाते हैं, और चूंकि उन्होंने इन चीज़ों के लिए सोचने के लिए समय नहीं निकाल कर रखा है तो ये चीज़ें दिमाग के पीछे चलती रहती हैं और उनकी वर्किंग मेमोरी और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत और मोर और लेस एनेक्डोटल सजेशन ये होगा कि सुबह सुबह आप अपने आप को, अपने सारे मोटिवेशन, आप ये एग्जाम क्यों दे रहे हैं, आपका यहाँ पे रहने का पर्पस क्या है,
ये याद दिलाइए। हो सकता है कभी आपको डर लगे तो आप अपने आप को ये समझाइए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होत, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आवे फल होत। और इसी पर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। टिप नंबर 9, पेशेंस रखो। देखिए, रिजल्ट दिखने में ना हमेशा समय लगता है। एग्जामिनेशन क्लियर करने पे को आप कुछ कुछ मकान बनाने जैसा समझिए, एक बच्चे के बड़े होने जैसा समझिए। शुरुआत में लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। आपको भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। बत्रा की भीड़ देखी है, कटरा का चौराहा देखा है, नेता चौराहा, इलाहाबाद दिल्ली। तो आप अपने आप को बार बार समझाओ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाकी चीज़ों को छोड़कर, बाकी चीज़ों को अगर छोड़ भी तो हमारा मस्तिष्क भी ऐसे ही काम करता है। शुरुआत में चीज़ें हमारे दिमाग में अनऑर्गेनाइज रहती हैं, पर धीरे धीरे करके हम अपने दिमाग में मेंटल मॉडल बनाने लगते हैं। खास तौर पे तब जब हम बिना हेल्प के खूब सारा रिट्रीवल करते हैं, चीज़ों को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं, एलेब्रेशन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक सब कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो भी चिंता मत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और आखिरी टिप, शेख चिल्ली मत बनो, गॉसिप पर ध्यान मत दो। देखो, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हमें बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। मन में आता है कि लबासना में जाएंगे तो ये जाएंगे, आईपीएस बनेंगे तो हम सिंघम जैसा अपना माहौल बनाएंगे, जज बनेंगे तो ऐसे ऐसे जजमेंट पास कर देंगे, ऐसे ऐसे हमारे आगे बत्ती रहेगी, गनमैन रहेगा, जो भी रहता हो। बट ये सब ख्याली पुलाव ना किसी काम के नहीं आते। ये टाइम की प्योर बर्बादी है। दिमाग मेहनत से बचने के लिए ना इन चीज़ों में लग जाता है। हमें सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इस तरह की गॉसिप ना कि ये टीचर ऐसा है, ये एग्ज़ाम फिक्स्ड है, कहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ एकदम पूंजीवादी है, इस तरह अपना दुखड़ा कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना समस्या मेरे साथ ग्रस्त है, इससे कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ मन को तुष्टि मिलती है, हमको मज़ा आता है, बट होता कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। ये सब नहीं करना है, ठीक? ओके, तो ये हुए टिप्स। अब सबसे पहले मेरी शिक्षा मुझी पर आप इस्तेमाल करो और पढ़ने के तरीके सीखने के लिए दूसरे वीडियो देखना प्लीज़ बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। अगर कोई सिर्फ टॉपर है ना, तो ज़रूरी नहीं कि उसे पढ़ने का तरीका भी आता हो। अंडा देने का अर्थ ये नहीं होता कि मुर्गी ऑमलेट बनाना भी जानती है। मैंने ना कई ऐसे सक्सेसफुल लोगों के वीडियो देखे, कुछ तो ठीक बोलते हैं और कुछ एकदम प्योर डीलिंग पानी। अगर कुछ भूलो मेरी बातों को तो इस वीडियो को दोबारा देखो। अगर डाउट हो तो डाउट भी हो ना, तो भी इस वीडियो को दोबारा देखो और डाउट को अपने कमेंट में लिखो, मैं पक्का जवाब दूंगा। हाँ, एक बात और, चीज़ों को याद करने के लिए वीडियो बंद होती, जो मैंने बोला है ना उसे आंख बंद के रिकॉल करो। तो ये थी मेरी टिप्स। उम्मीद है कि कम से कम आपने एक वीडियो तो अपनी लाइफ की पूरी देखी होगी। अब आप मुझे गुरु दक्षिणा दो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कमेंट में कुछ नहीं करो तो एक थैंक यू भी लिख दोगे ना तो चलेगा, मेरे दिल को संतोष मिल जाएगा। नमस्ते, बेस्ट विशेस, मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।